हाँ जी बच्चों, अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस के। आपके टर्म 2 में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं उनका आपको पहले एक वीडियो जो है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो आपकी है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर का। इसको ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगली वीडियोज में देखने शुरू हो जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। चलो ओके, तो टॉपिक हमारा क्या है सर? आपका रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें देखिए चीजें क्या क्या करनी रहती है अपने को। सबसे पहले होगा क्या, इसमें कहानी क्या बनेगी, दो तीन पार्टनर लोग काम कर रहे होंगे, मान लो ए बी सी पार्टनर लोग काम कर रहे होंगे और दो तरह का सिचुएशन बनेगा। क्या, या तो कोई पार्टनर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, या उसकी डेथ हो जाएगी। और इस केस में हमें यह निकालना है कि जो पार्टनर बचे हैं अब उनके बीच में क्या काम चलेगा, कैसे वो लोग बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको या उसके घर वालों को कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन जैसी ही चीज है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं एडमिशन और रिटायरमेंट में। सिर्फ एक अंतर है, छोटा सा एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि सर जहां पे एडमिशन का केस होता है तो वहां पे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, और यहां पे जो पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। कोई पार्टनर बाहर जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे। देखिए क्या कहने का क्या मतलब है, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो एक बार देख लो। सबसे पहली चीज होती है, अगर अच्छा डेथ को अभी रहने देते हैं, डेथ को अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, अभी सिर्फ रिटायरमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डेथ के लिए थोड़ी सी कहानी अलग पढ़नी रहती है, उसको बाद में देख लेंगे। चलिए, पहली चीज क्या है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके बीच में नया पीएसआर क्या निकल के आएगा। ओके, पहली चीज ये हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी चीज बहुत आसान होती है, बहुत ही आसान, और कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जैसे एकदम आसान लेके चलो, एकदम आसान तो ये है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी हैं तीन पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। अब मान लीजिए अगर ए रिटायर हो जाता है तो बी और सी के बीच में क्या रेशियो बचेगा सर, 2:3। अगर मान लीजिए ये रिटायर नहीं हो रहा, ए रिटायर नहीं हो रहा, अगर से फॉर एग्जांपल आपका बी रिटायर हो रहा है तो इनके बीच में रेशियो बचेगा 1:3। अगर सी रिटायर हो रहा है तो इनका रेशियो बचेगा 1:2। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी, जब आपको ये गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 1:2:3। सी रिटायर कर रहा है मगर इसका जो शेयर है वो ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कोई भी और रेशियो दे रखा है, तब आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो जब हम लोग वहां पे आएंगे तब चेक कर लेंगे, जब उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको चेक कर लिया जाएगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या बनती है सर, यहां पे अपने को निकालना रहेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, अब यहां पे सुनिए, गेनिंग रेशियो हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेनिंग रेशियो हर क्वेश्चन में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यह देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ये कैसे करना है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, और दो तरीका क्या है इसको समझो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे देखो ए बी सी तीन पार्टनर थे, इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया आज से 20 साल पहले, जब इनको कोई नहीं जानता था, ये बिजनेस कर रहे थे, करते करते इनको 20 साल हो गया, बहुत सारे लोग जानते हैं। शुरू में इनके दुकान में 2-4 कस्टमर भी नहीं आते थे, आज के डेट में पूरा शहर इनके पास आता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस कंपनी को, इस फर्म को बनाने में इन तीनों पार्टनर ने मेहनत की है, कोई ऐतराज। अब क्या हो रहा है, सी जा रहा है, सी रिटायर कर रहा है, तो सी ये कहेगा कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, हम तीनों लोग काम करते थे और जो प्रॉफिट होता था वो तीनों लोग लेकर जाते थे, मगर अब मेरे जाने के बाद बिजनेस को कौन लोग चलाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। इसको जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको होगा, सिर्फ तुम दोनों को। ए बी बोलेंगे ठीक है, हमने मेहनत की है, हमको उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा, तुमको क्या प्रॉब्लम है। सी ये कहेगा कि ठीक है, सिर्फ मेहनत का अगर आपको पैसा मिलता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अगर मेहनत की ही बात करते हो तो एक बात बताओ, क्या अगर आज के डेट में आपके जैसे ही दो लोग एक नई दुकान खोल लें
तो वो लोग इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो? तो ए और बी कहते हैं नहीं कमा पाएंगे, जाहिर सी बात है, इनको प्रॉफिट कम होगा। तो सी बोलता है इसका मतलब है कि मेरे जाने के बाद भी मेरी मेहनत इस बिजनेस में बनी रहेगी। अगर नहीं बनी रहती, तुम्हारी भी मेहनत रहेगी, तुम दोनों की भी मेहनत रहेगी, मगर मेरी मेहनत भी रहेगी, क्योंकि ये जो नाम हमने क्रिएट किया है, ये बिजनेस का जो हमने नाम क्रिएट किया है, वो मेरे जाने के बाद भी इस बिजनेस में क्या होगा? बना रहेगा। ठीक है, तो अब सी की रिक्वायरमेंट क्या है? सी बोलता है कि देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आज के दिन मैं ही अलग जाकर के किसी और शहर में बिजनेस करूं, तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना मैं यहां तुम लोगों के साथ बिजनेस करूंगा तो मुझे होगा। तो इसके बदले सी क्या मांग रहा है? सी कह रहा है कि मैं आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या चाहिए? तुम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे सपोज करिए, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज करो ए बी सी तीनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं, तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख रुपए। कोई ऐतराज? 15 लाख रुपए कमा के ये कंपनी साल भर में 60 लाख रुपए कमाती है। 60 लाख रुपए ये कंपनी कमा लेती है। कंपनी, आई मीन टू से फर्म, ये फर्म कितना कमा लेती है साल भर में? 60 लाख। ओके, अब कैसे पता लगेगा सर इस फर्म में कोई गुडविल है कि नहीं है? सबसे आसान तरीका क्या है? एक काम करो, मार्केट में जाकर के सेम बिजनेस करने वाली किसी और फर्म को पकड़ो जिसका कैपिटल भी कितना हो? लगभग इतना ही हो। फॉर एग्जाम्पल, जो इसी तरह का बिजनेस करती हो, जिसका कैपिटल भी ऐसा हो, जिसकी लोकेशन भी लगभग ऐसी हो, मतलब इससे आइडेंटिकल या सिमिलर टाइप का बिजनेस आप एक सर्च करो। हमें एक बिजनेस मिल भी गया, सपोज करो उसके अंदर भी कैपिटल कितना है? 15 लाख रुपए, और उसको 2-3 नए लोगों ने मिलकर शुरू किया है। उन नए लोगों का नाम क्या है? एक्स और वाई। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, उन्होंने, किसी ने 10 लाख लगाया था, किसी ने 5 लाख लगाया था, दोनों ने मिलकर कितना लगाया है? 15 लाख रुपए, और ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इनसे जाकर के पूछेंगे, भाई तुम्हारा ये पहला साल है? कहते हैं हाँ मेरा ये पहला साल है। कहते हैं एक बात बताओ, आपने इस साल में कितना कमा लिया अभी तक? या सपोज करो ये बोलते हैं मुझे 1 साल हो गया है, तो इन्होंने इससे क्या सवाल पूछा? आप एक बात बताओ, आपको इस साल में अभी तक कितनी कमाई हो गई है? ये कहते हैं हमें एक ईयर में कमाई कितनी हो चुकी है? फॉर एग्जाम्पल 40 लाख। कितना? 40 लाख। अब देखो, 15 लाख रुपए लगाकर एक नया बिजनेसमैन कितना कमा रहा है? 40 लाख। और यही 15 लाख रुपए लगाकर ये बिजनेसमैन कितना कमा रहा है? 60 लाख। तो आप एक बात बताइए, ये एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है? 20 लाख। आपको क्या लगता है ये एक्स्ट्रा ये क्यों कमा रहा है? सिंपल रीजन क्या है भाई एक्स्ट्रा कमाने का? इसकी दुकान को लोग जानते हैं, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, लोग इसके यहां खुद आते रहते हैं। समझ रहे हैं? और तो अब बताइए, अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई बंदा आना चाहे इस बिजनेस में, और ये क्या बोलता है कि ठीक है 5-5 लाख सबने लगाया है, एक काम करो मेरा भी 5 लाख ले लो, फर्म का कैपिटल 20 लाख कर लो, और क्या करो मुझे अपना 1/4 का पार्टनर बना लो। क्या ये लोग एग्री करेंगे? क्या लगता है, एग्री करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे बताइए? तो ये कहेंगे तुम एक बात बताओ, यही 5 लाख रुपए लेकर तुम मेरे पास मत आओ, यही 5 लाख रुपया लेकर के तुम इस बिजनेस में चले जाओ। तुम बताओ इस बिजनेस में इस 5 लाख से तुम कितना कमा लोगे? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कितना कमा लेंगे। सपोज करो यहां इन्होंने कितना कैपिटल लगाया है? 15 लाख, और 15 लाख में ये कितना कमाते हैं? 40 लाख। तो अगर 15 लाख में ये 40 लाख कमाते हैं और ये 5 लाख और लगा दे तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 20 लाख। देखें ये 20 लाख में कितना कमा लेंगे? 40 गुना 20 बटा 15, यानी कितना हो जाएगा? तकरीबन 40 बटा 20 गुने 15। तो ये कमा लेंगे सर 40 गुने 20 बटा 15, तकरीबन 53 लाख 33 हजार। 53 लाख 33 हजार। 53 लाख 33 हजार। अभी कितना कमा रहे थे? 40 लाख। एक्स्ट्रा कितना कमाया? 13 लाख। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा 13 लाख इसने इसको दे भी दिया, पूरा दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी ये अपने घर कितना लेके आ रहा है? 13 लाख 33 हजार। मगर अगर इसने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो बताओ ये अपने घर कितना लेकर आएगा? देखिएगा ध्यान से, अगर 15 लाख लगा करके ये लोग कितना कमा रहे हैं? 60 लाख। तो बताओ तो 20 लाख लगा करके ये लोग कितना कमा लेंगे? 60 गुने 20 बटा 15, यानी 80 लाख। बताइए एक्स्ट्रा कितना कमा लेंगे ये लोग? 20 लाख। और ये दे देंगे किसको? डी को।
ये बंदे का नाम क्या है? डी। अब एक बात बताओ, डी ने दोनों बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? बराबर बराबर। लेकिन अगर वो नई बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाता है तो वो साल के अंत में कितना घर लेके जाएगा? 13 लाख रुपए। नए बिजनेस में अगर लगाता है तो वो साल के अंत में कितना लेके जाएगा? 13 लाख। लेकिन अगर वो इनके बिजनेस में पैसा लगाता है तो साल के अंत में वो कितना लेके जाएगा? 20 लाख रुपए। 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से थोड़ा कम वो बिजनेस में हर साल एक्स्ट्रा लेके जाएगा। और आपको क्या लगता है ये सिर्फ पहले साल होगा? अगले साल भी होगा। क्यों? क्योंकि अगले साल तो ये वाला बिजनेस और पुराना हो जाएगा ना। एक सीधी सी बात है, अगर मान लो एक ए है और एक बी है, अब किसी ने, दोनों भाई हैं, एक मेहमान ने पूछा एक बात बताओ, बी तुमसे कितना छोटा है या ए तुमसे कितना बड़ा है? कहता है बचपन में ये मेरे से 3 साल छोटा था। इसका क्या मतलब? आज ये इससे कितना छोटा होगा बता सकते हैं? क्यों 3 साल? भाई 3 साल अगर छोटा था, अब ये आज के डेट में 10 साल और बड़ा हो गया तो ये थोड़ी बैठा हुआ होगा वहां पे, ये भी तो 10 साल बड़ा हो गया होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा, 2 छोटे भाई बहन होते हैं और मान लो बहन की हाइट इतनी है, भाई की हाइट इतनी है, इतना अंतर है, अगले साल भी ये अंतर कांस्टेंट रहता है। क्यों? भाई अगले साल इतना बड़ा हो गया तो भाई बहन भी तो इतनी बड़ी हो गई, तो ये डिफरेंस क्रिएट है अभी भी। और ये डिफरेंस कब तक चलता रहता है? जब तक भाई की हाइट बढ़नी कांस्टेंट ना हो जाए। उसके बाद ये गैप धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो आप यहां पे इस बात को समझिए, जब 2 बिजनेस पैरेलली काम कर रहे होते हैं ना, तो ये बिजनेस अगले साल एक साल पुराना हो जाएगा, तो ये बिजनेस भी तो 1 साल और ज्यादा पुराना हो जाएगा। और ये गैप दोनों के बीच में बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक मार्केट में ये वाला जो पुराना बिजनेस है ये स्टैग्नेंट ना हो जाए। होता है एक समय आने के बाद ना प्रॉफिट बढ़ना बंद हो जाता है। फिर आप है बहुत पुराना बिजनेस है, लेकिन देखो 50 साल पुराना और 51 साल पुराने बिजनेस में कोई खास अंतर नहीं होता, वो जितना कमा रहा है उतना ही कमाता रहता है। तो उसके बाद क्या होगा? ये बढ़ना शुरू कर जाएगा और फिर धीरे धीरे ये उसको पकड़ लेगा जाकर। समझ गए बात को? तो यहां पे बात क्या बनती है, ये गुडविल निकाला कैसे जाता है? बहुत सिंपल है, देखो निकाला कैसे जाता है। हम लोग ये पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी गुडविल की बात करेंगे, अगर गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है अगर ये सोचें, तो गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? सर, एक न्यू बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता है? न्यू बिजनेस का प्रॉफिट कितना? और उतना ही कैपिटल लगा करके एक रेप्यूटेड बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता है? एक रेप्यूटेड बिजनेस का प्रॉफिट कितना? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोल सकते हैं। बताइए किसका सुपर प्रॉफिट? न्यू बिजनेस का या रेप्यूटेड बिजनेस का? सुपर प्रॉफिट कौन कमाएगा, न्यू बिजनेस या रेप्यूटेड बिजनेस? पुराना बिजनेस। पुराना बिजनेस कमाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। फिर हम पूछेंगे न्यू बिजनेस से, एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है तुमको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वो बोलता है 5 साल इस तक पहुंचने में। तो क्या करो, सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? फर्म की गुडविल। लॉजिकल लग रहा है? ठीक है, तो ये मेथड चाहे जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको या तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर मेथड गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग वहां पे जो भी मेथड रहेगा उससे निकाल देंगे। या तो गुडविल ही गिवन होगा और या नहीं तो मेथड गिवन होगा, जो भी मिले हम लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे। बट चलो फिलहाल के लिए देखते हैं। हमने बात करी थी कि गेनिंग रेशियो हमको निकालना है कि नहीं निकालना। गेनिंग रेशियो में सीधी सीधी बात सुनिए, एक समझने वाली बात क्या निकल के आती है। रुकिए पहले इसको मिटा दें, ये हट गया यहां से, चलो 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 हट गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस सर। अब देखिए गेनिंग रेशियो हर केस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट करना है जब जो पार्टनर जा रहा है सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल बताया जाए, सिर्फ उसके हिस्से का। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। गुडविल जैसे मान लो, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज करो कोई फर्म है, उस फर्म की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है मान लो 60,000। हमने उस पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली, कितनी आ रही है? 60,000। और उस फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और तीनों का रेशियो बराबर है, कितना? 1:1:1। तो आप एक बात बताइए, अगर 60,000 रुपए इस पूरे फर्म की गुडविल है तो सी की गुडविल कितनी होगी? इसमें सी का हिस्सा कितना होगा? 20,000। कोई ऐतराज? तो आपको 2 बातें दी जा सकती हैं। क्या क्या? या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फर्म्स गुडविल,
या आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, तब आपको क्वेश्चन में कितना गिवन होगा, 20,000। दो में से आपको एक चीज गिवन होगी। ध्यान से सुनिए, अगर आपको फर्म्स गुडविल गिवन है तब तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और एडमिशन वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको निकालने की। लेकिन अगर सिर्फ किसी एक पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है तब आप क्या निकाल लेना, गेनिंग रेशियो। या अगर एडमिशन का केस होता तो हम लोग क्या निकालते थे वहां पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो ए बी दो पार्टनर हैं, अभी सी एक नया पार्टनर आना चाहता है, सी एक नया पार्टनर आना चाहता है। अगर अपने को मालूम है कि फर्म्स गुडविल कितनी है, 1 लाख, बताइए क्या आपको ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सर आपको टोटल गुडविल गिवन है ना, आपका वैसे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगलों ने क्या बोला, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर, सी कौन है, न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल बताया जा रहा है, मान लो 30,000। अब बताओ आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताइए ये बात याद रहेगी? मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, मैं इसको लिख भी देता हूं कहीं पे कि इफ फर्म्स गुडविल, फर्म्स टोटल गुडविल इज गिवन, देन कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई ऐतराज? लेकिन व्हेन ओनली द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर in goodwill is given, then we have to calculate क्या, sacrificing ratio in case of admission और gaining ratio in case of retirement। बोलिए एक बात याद रह गई हमें? कोई ऐतराज? चलिए ये हमने कर लिया सर। तो ये देखो पहली चीज हमने करी कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये देख लेंगे कि भाई क्या करना है। अगर हमें टोटल गुडविल गिवन है, टोटल गुडविल गिवन है, तब तो बिना गेनिंग रेशियो निकाले भी आपका काम हो जाएगा। आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल गिवन है तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बात नंबर 1 ये हो गई। चलिए बात नंबर 2, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसके लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है हमारा क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल्दो ये दो काम करता है, क्या क्या दो काम करता है, इसमें दो चीजें होती हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी होता है और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी होती है, मगर इसका नाम हमने क्या दे दिया, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात खत्म, समझ गए? ये अकाउंट करता क्या है सर, ये अकाउंट क्या करता है, एडमिशन में भी आपने पढ़ रखा है, अभी दोबारा से एक बार पढ़ लो थोड़ा सा 2 मिनट में। ये अकाउंट करता क्या है? इस अकाउंट का मेन काम यह है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल लेकर चलते हैं अपन। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। बिजनेस शुरू किया कितने साल पहले, 20 साल पहले। 20 साल पहले इन्होंने मान के चलो एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था। कितने में? 10 लाख में। आज के डेट में बताओ तो इस प्लॉट ऑफ लैंड की क्या कीमत होगी? सर 20 साल पुरानी बात हो सकता है 1 करोड़ भी हो गई हो, 1 करोड़ हो सकती है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब सुनो 3 पार्टनर हैं, या सपोज करो चलो 10 लाख की नहीं, ये 15 लाख की है, 3 से कटना भी तो जरूरी है, और ये अब मान लो 3 करोड़ का हो गया है। ये कितने का हो गया है? 3 करोड़ का। अब सोच के चलिए, रिटायर कौन कर रहा है? सी अब बाहर जा रहे हैं। ए और बी ने उसको क्या बोला, कहते हैं सुनो ना, वो जमीन कितने रुपए की थी? 15 लाख की। उसमें तुमने कितना लगाया था? 5 लाख। तीनों ने मिलकर अगर 15 लाख लगाया है तो सी ने कितना लगाया होगा? 5 लाख। ए और बी क्या बोलते हैं, एक काम करो, हम दोनों मिलकर तुम्हें कितना दे देते हैं?
5 लाख। तुम एक काम करो, ये जमीन पर से अपना हिस्सा छोड़ दो, ये जमीन हमारे नाम कर दो। क्योंकि अभी तक बताओ ये जमीन किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की प्रॉपर्टी। इस पे तीनों पार्टनर का हक है। ए और बी अब सी को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं कि 15 लाख में हमने जमीन खरीदी थी, बिल्कुल सही बात है। 15 में तुम्हारा हिस्सा कितना गया था? 5 लाख रुपए। एक काम करो, 2.5 लाख मैं देता हूं, 2.5 लाख बी देगा, हम दोनों मिलकर तुम्हें 5 लाख देते हैं। तुम एक काम करो, इस जमीन में तुम्हारा जो हिस्सा है वो क्या कर दो, रिलिंक्विश कर दो, एक्सटिंग्विश कर दो। आपको क्या लगता है, आप सी की जगह होंगे तैयार हो जाएंगे? क्यों? गलत क्या कह रहा है? ये कहेंगे सर आपने टाइम फैक्टर को तो एकदम ही इग्नोर कर दिया। आप मुझे पैसे दे रहे हो कब? आज, 20 साल बाद, मगर वैल्यू कब की निकाल रहे हो? 20 साल पहले की। 15 लाख 20 साल पहले वैल्यू थी, 3 करोड़ आज वैल्यू है। आप मेरे को दे रहे हो 5 लाख रुपया यहां पे। दो में से एक उपाय आपके पास, क्या? या तो एक काम करो, एक टाइम मशीन बनाओ, उसमें बैठो, बैठ के मस्त कहां जाओ आप, 20 साल पीछे, और वहां जाकर के मेरे हाथ में कितना रख दो, 5 लाख। मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं तो दूसरा उपाय क्या है? अगर आप समय में पीछे नहीं जा सकते तो फिर इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आपको किस वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा? 3 करोड़ को। समझ में आ रही है बात? तो ये होता क्या, देखो, क्योंकि आप समझो बात को आप समझो। पार्टनर रिटायर कर रहा है, अब फर्म के किसी भी एसेट पे आगे चल के अब उसका कोई भी राइट रहेगा रिटायर होने के बाद? नहीं रहेगा। लेकिन सर एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई है, जब खरीदा गया था तब के मुकाबले अभी एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई है। तो एक बात बताओ, जाने वाला पार्टनर ये नहीं बोलेगा कि मेरे जाने के बाद अगर वैल्यू बढ़ती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे वैल्यू तो सर हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी, मेरे जाने के बाद हो सकता है ये जमीन 3 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ की हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं जिस वैल्यू पे छोड़ के जा रहा हूं, जिस वैल्यू पर मैं इसको लेकर आया था और जिस वैल्यू पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसका हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए ना। लॉजिकल है। तो इन चीजों के लिए क्या होता है भाई, देखो अब इसमें 2 ही तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं? एक तो वो क्या बोलेंगे, एक काम करो ये जमीन बेच दो, एकदम ही बेच दो, और बेच करके कितना मिल जाएगा आपको? 3 करोड़। उसमें मेरा 1 करोड़ मुझे दे दो, फिर आप लोग दोबारा से जाकर के वो जमीन खरीद लो। इस बात का कोई सेंस बनता है? तो दूसरा तरीका क्या है? सर कुछ ऐसा जुगाड़ निकालो कि जमीन वहीं रहे, मगर सी का जितना हिस्सा बनता है वो ए और बी अपने कैपिटल में से निकाल के सी को क्या करें, दे दें। बात खत्म हो गई। बात समझ में आई? तो वो चीज अगर मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया। कोई ऐतराज बताइए? अच्छा, ऐसा नहीं है हर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, कुछ एसेट्स की वैल्यू घट भी सकती है, जैसे मान लो कभी कभी तो ये भी हो सकता है, सी बड़ा स्मार्ट, सपोज करो ए बी और सी ने मिल करके एक खरीदा था, फॉर एग्जांपल एसी, कितने में? 45,000 में। कब? 15 साल पहले। ठीक है। अब सी रिटायर कर रहा है, सी क्या बोल रहा है, एक काम करो तुम दोनों मिल करके मेरे को 15,000 रुपए दे दो, मैं एसी पर से अपना दावा छोड़ दूंगा, एसी आज से तुम दोनों का। आपको क्या लगता है ए और बी क्या बोलेंगे? बताइए। ये कहेंगे एक काम करो कि पूरा का पूरा एसी तुम उठा के ले जाओ। क्यों? क्योंकि कल हमने कबाड़ी वाले को बुलाया था, वो एसी यहां से हटाने के 500 रुपए मांग रहा है। कह रहा है ये भंगार जो हम लेकर जाएंगे यहां से, उसका कितना चाहिए? 500 रुपए। और आप क्या मांग रहे हो? एसी पर मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा, आप मेरे को कितना दे दो? 45,000। एक बात बताओ, ये भी तो वही गलती कर रहा है। तो देखो हर आदमी को सब पता होता है, लेकिन जहां पे उसका फायदा होता है वहां वो उसके हिसाब से काम करता है। अभी सी बोलेगा चलो मैं आज की वैल्यू भूलने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को उसी दिन के वैल्यू पे दे दो। तो फिर ए और बी बोलेंगे ठीक है, फिर आप जमीन भी उसी दिन के वैल्यू पे ले लो। समझ रहे? तो यानी क्या है, कुछ चीजों में सी का फायदा भी होगा सर, कुछ चीजों में सी का नुकसान भी होगा। अकाउंटेंट ने बोला ऐसे आप लोग झगड़ा करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। एक काम करो, मैं क्या बना देता हूं आप लोगों के लिए, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एसेट को रीवैल्यू कर देंगे। पुरानी वैल्यू कितनी थी, आज वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू बढ़े तो आपको फायदा, वैल्यू घटे तो आपका नुकसान। उस फायदा नुकसान को आपस में बांट लेना, जो रहेगा अपना खत्म करो मामला। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा सर, ये देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम, आपने टीपीएल अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट 11th में आपने बनाया है पीएल अकाउंट, एकदम वैसे ही बनेगा। कैसे बनता था सर, सारी इनकम किधर लिखते थे, क्रेडिट साइड में, ये कहते हैं उधर, है ना। और सारे एक्सपेंस किधर लिखते थे, इधर, इधर।
ठीक है, सारे खर्चे आप किधर लिखते थे, डेबिट साइड में, और सारी इनकम लिखते थे क्रेडिट साइड में। सेम टू सेम आपको यही काम, अब आप एक काम करो, टीपीएल अकाउंट को यहां से हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सुनिए, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगेंगी। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, लगेगा, बस तो लिख लो क्या, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। एक बात बोलो, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाए तो कैसा लगेगा। जैसे हमने सर किसी से लोन लिया था, फिर वो मर गया, कैसा लगेगा। देखो मानवता के नाते दुख होगा, लेकिन वो दुख जो है ना अंदर तक नहीं जाएगा। अंदर से आपको क्या लगेगा, दुख तो बहुत हो रहा है मगर पता नहीं क्यों आंखों से आंसू नहीं आ रहे। तो एक बात बताइए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी, बोलो क्या, लाइबिलिटी। सर ये भी अच्छा लगेगा। चलो बुरी बातें सोचते हैं, क्या क्या चीजें बुरी लगेंगी बताओ तो। अगर एसेट की वैल्यू गिर गई तो कैसा लगेगा, ये बुरा लगेगा। यानी सर इसको कहां लिखोगे, किधर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। अच्छा, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू किसी वजह से इंक्रीज हो गई, आपने किसी से लोन लिया था, ठीक है, क्या बोल के, कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ बोल के लोन ले लिया था, बाद में अगले को पता चल गया कि इसने तो झूठ बोला है, फ्रॉड किया। अगले ने क्या किया, लोन भरा था, पेनाल्टी भी लगा दी ऊपर से। बताइए आपकी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बताइए आपको कैसा लग रहा है, बुरा लगेगा। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्या, एनी लायबिलिटी। और एक चीज और देख लो, सपोज करो ऐसे ही पुराना पार्टनर जा रहा था ना, तो जाने से पहले पूरे दुकान की सफाई हो रही है, सफाई हो रही है पूरी दुकान की। सफाई करते 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 में कोई एक एसेट मिल गया, कहीं पे कोने में रखा हुआ एक टाइपराइटर मिल गया, जो हमें तो लगा था कोई चुरा के ले गया है, मगर वो मिल गया, और वो पता लगा 50,000 रुपए का है। आपके बुक्स में भी नहीं है, कहीं नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड है, और वो आपको पता लग गया, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे आप जब वो अपनी पैंट वगैरह जीन्स वगैरह धोने जाते हो, जो आपके दरवाजे के पीछे 2 महीने से टंगा हुआ था, ठीक है, वो आप धोने जाते हो, उसके अंदर से 2,000 का नोट निकल गया, जितने की जीन्स नहीं थी उससे ज्यादा का, तो उसके अंदर से एक करेंसी नोट निकल गया। बताइए कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा, इसीलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आपको मालूम भी नहीं था कि ये नोट हमारे पास है। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, सर इधर लिख दो ना, प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई तो सर वो तो बुरा लगेगा, वो यहां लिख दो। बस यही सिंपल काम करना है। ये रिवैल्यूएशन करने में कोई खर्चा आया, यहां लिख दो। समझ गए बात को, कोई ऐतराज। तो यहां पे हमने क्या बना लिया सर, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। एक और चीज करने के लिए कहते हैं हमसे ये, हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सर, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एग्जिस्टिंग गुडविल। कहां पे एग्जिस्टिंग, इन बैलेंस शीट, और सरप्लस ऑफ सम रिजर्व। ये क्या है, ये आपको याद होगा, एडमिशन के टाइम पे भी हमने पढ़ा था, वो रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, वही अपना पुराना एग्जाम्पल, क्या, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, नहीं 2 पार्टनर है, कौन, ए और बी। ओके, ये लोग घर में बैठे हुए अपने कमरे में और मैगी बना के खा रहे हैं। क्या बना के खा रहे हैं, मैगी के बाद ई भी लगता है, पता नहीं, लगता होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, मैगी बना के खा रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, मैगी बनाना शुरू भी कर दिया, मैगी बन भी चुकी है, अभी तक इन्होंने खाया नहीं है, या आधा खा लिया होगा, आधा बचा हुआ है। समझ रहे हो, कोई ऐतराज। अब क्या हुआ, इनको सी की कॉल आई। सी बोलते हैं क्या कर रहा है, इन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं। क्यों बताएं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सी बोलते हैं एक काम करते हैं, तीनों लोग कहीं घूमने चलते हैं, बाहर से खा के आएंगे, या कमरे पे आते हैं और क्या करेंगे, चिकन बना के खाएंगे, कुछ बढ़िया, कुछ भी बढ़िया सा बना के खाएंगे। सी कहता है मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। ठीक है, आधे घंटे में मैं आ रहा हूं, चलो डोमिनोज वाले की बाइक पे बैठ के। अब एक बात बताइए,
उसके आने से पहले ए और बी सबसे पहले क्या काम करेंगे? आप लोग उसकी जगह होते क्या करते? पर वो मैगी खा जाते। क्यों खा जाते? मैगी खरीदने में पैसा किसने लगाया? ए बी ने। बनाने में मेहनत किसने की? ए बी ने। अगर वो मैगी नहीं खाएंगे और सी पहुंच गया, उसके बाद तो जो है वो सबका है। और सी क्या बोलेगा? एक काम करते हैं, चिकन बनाते हैं, उसके ऊपर से मैगी डाल के खाएंगे। तो ए और बी को बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? मेहनत हमारी, पैसे हमारे लगे, फायदा किसको मिल रहा है? सी को भी मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, इसके आने से पहले ये सारी मैगी खा जाएंगे। अब बच क्या गया? ये जूठा वाला बर्तन जिसमें इन्होंने मैगी बनाई थी और खाई थी। अब ए और बी क्या सोच रहे हैं? मैगी तो खा ली, बर्तन छोड़ देते हैं। क्यों? सी आएगा, फिर तीनों लोग मिलकर बर्तन धोएंगे। मैं बर्तन लेके आऊंगा, ठीक है, तुम क्या करना, नल चला देना, सी बैठ के बर्तन धोएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सी कहेगा एक बात बताओ, जो तुमने पढ़ा वो हमने नहीं पढ़ा। ये मैगी खाया किसने? आपने। इसका सारा बेनिफिट आपने ले लिया। और जूठे बर्तन धुलने के लिए क्या बोल रहे हो? हम पार्टनर्स हैं ना, जो करेंगे मिल के करेंगे। आपको लगता है इसमें सी एग्री करेगा? यानी मैगी शेयर करने के लिए कौन एग्री नहीं करेगा? ए बी। और बर्तन धोने के लिए कौन एग्री नहीं करेगा? तो क्या करें? क्या करें? ए और बी मिलकर के मालिक मैगी भी खा लेंगे और ये जूठा बर्तन भी धो लेंगे। मामला खत्म। हो सके तो घर भी खाली कर दिया, देखो किसी नई जगह जाकर के फिर बैठ के बनाएंगे। कहिए कोई ऐतराज है? यानी अब मैं मैगी किसको बोल रहा हूं और जूठे बर्तन किसको बोल रहा हूं? समझो, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो मैगी है। जितनी भी अच्छी चीजें, जैसे क्या क्या, ये देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट इन्होंने बचा के रखा हुआ है। ये प्रॉफिट किसने कमाया था? ए और बी ने। अगर सी आ गया और इसके आने से पहले इन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बांटा तो क्या होगा? उस प्रॉफिट में से सी भी हिस्सा मांगेगा। अच्छा, फिर देखो रिजर्व। रिजर्व भी कहां से बनता है? प्रॉफिट में से एक्यूमुलेट करके ही बनता है। फिर और हां, ये देखो एक और चीज, मैगी में 3 चीजें आ गई। आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व और सरप्लस ऑफ सम रिजर्व। जैसे आपने पढ़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज करो आपने 30,000 रुपए अलग करके रखे हैं, किसके लिए? अगर किसी वर्कमैन को चोट लग गई तो उसको दे देंगे, चोट नहीं लगी तो नहीं देंगे। अब सी रिटायर कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, ठीक है, और क्या करता है? वो अपने हिस्से का 10,000 लेके जा रहा है। बात को समझिएगा, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अगर 30,000 रुपए आपने रखा हुआ है किस चीज के लिए? अगर वर्कमैन को चोट लग गई तो उसका इलाज करा देंगे। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। आज सी रिटायर कर रहा है। अगर वो इस 10,000 में अपना 30,000 में से अपना 10,000 रुपया लेकर नहीं गया तो क्या होगा बताइए? अगर कल को किसी वर्कर को चोट नहीं लगी, लगी ही नहीं, और सी चला गया, अब बताइए इस 30,000 को कौन बांटेगा आपस में? ए और बी। कितना कितना? 15,000। जबकि इस पैसे को लगाने में किसने किसने मेहनत की थी? तीनों ने। कितना कितना दिया था? 10,000। तो ए और बी का तो फायदा हो गया। इन्होंने 10,000 लगाया और इनको क्या मिल गया? 15,000 मिल गया। तो बताइए सी जाने से पहले क्या बोल के जाएगा? क्या बोल के जाएगा? बोलो कि इस प्रॉफिट को भी क्या कर लो, आपस में बांट लो। तो इसमें आता है क्या क्या? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें आती हैं। हां, ये याद रखिएगा, अगर कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व है, कौन सा रिजर्व? स्टैच्यूटरी रिजर्व, जो सरकार ने जबरदस्ती बना के रखा है, उसको मत बांट लेना। ये नहीं कि मम्मी कुछ छोड़ करके गई है घर में कि वहां बाहर से आते हैं फिर बनाएंगे, आप उसको भी खा पी खत्म कर दो। भाई उसमें सी को भी हिस्सा नहीं मिलना, किसी को हिस्सा नहीं मिलना उसमें। चलो उसको छोड़ो। और जूठे बर्तन कौन कौन सी चीजें हैं ये देखो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पहला क्या? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और एग्जिस्टिंग गुडविल, ये 2-3 चीजें। जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब 3-4 साल का लॉस है सर, प्रॉफिट तो छोड़ो, हमें क्या हो रखा है? लॉस हो रखा है। तो वो लॉस सी जाने से पहले क्या बोलेगा? अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी जा रहा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस सी बांटना चाहेगा या ए और बी उसको जबरदस्ती पकड़ा देंगे? सी क्या बोलेगा? नहीं नहीं, जो है रखो, मैं तो जा ही रहा हूं, जो है तुम लोग रखो।
तो ए और बी क्या बोलेंगे, लॉस किसने कमाया था, हम तीनों ने मिलके। अब अगर तुम चले गए तो बाद में ये लॉस किसमें बटेगा, हम दोनों में। ऐसा क्यों होगा भाई, जब लॉस तीनों ने कमाया तो अपना हिस्सा तुम लेके निकलो यहां से, समझ रहे हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है परचेज्ड गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल अपन किसको बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट, ये क्या होता है, परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल का क्या मतलब होता है, वो गुडविल जो हमने किसी और का बिजनेस खरीदते समय खरीद लिया। जैसे 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 कोई बिजनेस है जिसके पास 10 लाख रुपए का एसेट है और 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, बताओ नेट एसेट कितना है इस बिजनेस के पास, 8 लाख। कायदे से अगर मैं इस बिजनेस को खरीदूं तो मुझे कितना देना चाहिए, 8 लाख रुपए। 8 लाख में बिजनेस मैं खरीद लूंगा, लेकिन मुझे यह बिजनेस 13 लाख में खरीदना पड़ा। मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया है, 5 लाख। क्यों दिया, फिर गुडविल के लिए दिया, इस बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो ये वाले गुडविल को क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। ये कहां पे दिखता है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखता है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल दिखता है। ओके, ये गुडविल को अब क्या करेंगे ये लोग, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के जाने से पहले, जो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले सारे पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके एंट्री क्या होगी। अच्छा, एक बात मैं नहीं बता रहा, आप ही लोग बताइए, अगर आप मैगी खाओगे, कौन लोग मैगी खाएंगे, जो भी पार्टनर है मैगी खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा या बुरा। बर्तन धोएंगे तो कैसा लगेगा, बुरा। देखें, काम कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। सुनिए, मैगी खाना भी तो एक काम है, फिर वो क्यों अच्छा लग रहा है। सर डिपेंड करता है, दुनिया में हर चीज डिपेंड करती है। मैं आपको बताऊं क्यों डिपेंड करता है। मैगी खाना अच्छा नहीं भी लग सकता है, अगर ठीक से ना पकी हो तो वो बुरा भी लग सकता है। और बर्तन धुलने के लिए नया वाला सुपर एडवांस्ड अप्रूव्ड है ना, इंप्रूव्ड हर तरीके का विम बार आया हो तो क्या पता आपको मन भी कर रहा हो एक बार टेस्ट किया जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता ना ना ना, काल्पनिक एग्जांपल। चलिए सुनिए ध्यान से, एक बात सुन लीजिए, अगर प्रॉफिट बांटेंगे कौन लोग, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर, अगर प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और अगर लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। यह बात ध्यान में रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब तुम इतना समझ लो, छोड़ो सारी बातें। अगर आपने कोई भी तरह का प्रॉफिट बांटा तो प्रॉफिट को करेंगे डेबिट और टू करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्या, क्रेडिट। लेकिन अगर आपने कोई भी लॉस को बांटा तो लॉस को करेंगे डेबिट और कैपिटल, लॉस को करेंगे क्रेडिट और कैपिटल को करेंगे डेबिट। बात खत्म, जब आएंगे तब देख लेंगे। उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर। ये जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वैसे समझ में आएगा नहीं। इसमें होता क्या है, सिर्फ इतनी सी बात समझ लो। जैसे मान लो फर्म के पास कैश है, कितना कैश है, मान लो 10,000, लेकिन जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको 50,000 देना है, तो यानी 40,000 क्या करना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा। अब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर कर रहा है और रिटायर करके कितना रुपया ले जाना चाह रहा है, 50,000। ओके, लेकिन फर्म के पास है कितना, 10,000। और ए और बी को लग रहा है कि ऐसा थोड़ी है कि 10,000 इसको दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो ए और बी चाहते हैं कि हमारे पास 20,000 और भी रहना चाहिए, 20,000 रहना चाहिए, बचा हुआ रहना चाहिए। तो अब सुनो, इसको कितना देना है, 50,000, पीछे से कितना बचना चाहिए, यानी अपने को रिक्वायरमेंट कितने की है, 70,000 है कितना हमारे पास, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे कितने चाहिए, 60,000। अब इस 60,000 में ए कितना लेके आएगा, बी कितना लेके आएगा, यह समझना बहुत जरूरी है, यह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये, जब क्वेश्चन बनाएंगे तभी समझ में आएगा, अभी समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात ये। चलो चलो चलो, अब देखते हैं, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद फाइनली क्या करेंगे सर, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। दो ही बातें हो सकती हैं सर, अगर पैसा है तो चुपचाप उसको पैसे दे दो, अगर पैसा नहीं है तो क्या करोगे, लोन में कन्वर्ट कर दो, उसके पैसे को किस में कन्वर्ट कर दो, लोन में। इंटरेस्ट देते जाना और धीरे धीरे उसके पैसे चुकाते जाना, बात खत्म। कहिए कोई ऐतराज। और ये वाला तो लास्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो वो पैसे लेने नहीं आएगा,
हाँ, अगर लेने आ गया तो आपको ज्यादा दुख होगा, ठीक है, फिर आपको ज्यादा डर लगेगा। तो आप क्या कहोगे, तुम मत आना, तुम आराम से जाओ और जहां हो वहां आरआईपी पीस करो अच्छे से, हम तुम्हारे घर वालों को पैसा दे देंगे। तो ये एक अलग केस है जो आप डेथ में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इतनी सारी चीजें होती हैं। और अकाउंट कौन कौन सा बनाना रहेगा सर? अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अगर होगा तो अकाउंट कौन कौन सा बनाना रहेगा? सर एक तो आप बना लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको मालूम है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएल के तरह, इधर सारी इनकम अच्छी चीजें, इधर सारी बुरी चीजें। दूसरा बना लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर भी होंगे सबका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। जो रहेगा उसका बैलेंस ईडी आएगा, जो जाएगा उसको पैसा दे करके भेजेंगे या लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तीसरा, आप एक कैश या बैंक अकाउंट बना लेना। क्यों? क्योंकि वहीं से क्या होगा, पैसा आएगा जाएगा। और चौथा, अगर क्वेश्चन बोलता है तो बैलेंस शीट एक बना लेना। कब? उसके जाने के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट। हो गया, 4 तो चीजें बनानी है। और आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन वो कई बार नहीं भी पूछते, वो सिर्फ क्या करेंगे जानते हो, ये पूछ लेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर चारों वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर उसमें एडजस्टमेंट्स के पॉइंट बहुत कम हो, ठीक है। तो बस आज यहीं पे रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं इसको। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में हैं जो आ सकते हैं उसको हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। मिलें फिर अगली क्लास में। चलो फिर टाटा बाय बाय है, ओके।